हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। माइंड मैप सीरीज में मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। कहीं कहीं वर्क एनर्जी में इसको करा देते हैं, कहीं कहीं पे इस चैप्टर में इसको कराते हैं। किसको? कोलिजन को। तो कोलिजन को हम यहां पे भी कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये सेंटर ऑफ मास। होता क्या है? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, इमेजिनरी लोकेशन होता है जहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड ले लिया जाता है। या फिर सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर सारा फोर्स लगता है। तो सेंटर ऑफ मास किसका? ऑफ डिस्क्रीट बॉडी। डिस्क्रीट समझते हो? डिस्क्रीट माने डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट माने अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, तो इसका सेंटर मास कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? तो भाई साहब, सेंटर मास लिखने का बिल्कुल ऑसम तरीका क्या है? आर लिखते हैं ऐसे, MI/RI ऐसे जोड़ देंगे। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, डिवाइड बाई ऐसे। ये हो जाता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ये हो जाता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास, जैसे बहुत सारे मास रखे हो, उनको कहीं एक जगह पे रखा हुआ मान लेते हैं। ये डिस्क्रीट के लिए है। किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए है। इसी फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे। यहीं से हम XC निकाल लेंगे। XC क्या आएगा? M1 या MIXI करके I की वैल्यू 1 से लेके n तक कर दो। M1 X1 M2 X2 ऐसे करके, ऐसे। इसी फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, है ना। सेम ऐसे Y भी लिख लेंगे, सेम ऐसे Z भी लिख लेंगे। कर लेते हैं ना। बस अब इसमें जो नीट में जो आया है क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा इस पर आया है, टू मास सिस्टम का। पिछले साल भी आया था टू मास सिस्टम का क्वेश्चन। ये दो मास हैं, M1 और M2। इनका सेंटर मास पूछा गया कहां है। तो M1 से दूरी इसकी R1 है, M2 से दूरी इसकी R2 है। एक बात बता दें आपको, मैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहे इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, यही आएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। यह अपने आप में एक रीजन असर्शन का सवाल है। क्या सवाल है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। क्या लिखा है गुरुजी आपने, है ना, हिंदी और इंग्लिश मिला के। यही तो जलवा है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैं यहां से देखूंगा, दूरी इसकी अलग है, ऑब्वियसली अलग होगी, इसकी दूरी अलग होगी, लेकिन लोकेशन तो यही है ना। तो रेफरेंस चेंज करने से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होती है। यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब मैं अगर लोकेशन निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा? M1 इंटू 0 कर दूंगा, M2 इंटू पूरी R लेंथ कर दूंगा, डिवाइड बाई संपूर्ण मास कर दूंगा। देखो, M2 इंटू R डिवाइड बाई संपूर्ण मास कर दूंगा। जब मैं यहां से देखूंगा तो क्या लिखूंगा? M2 का तो खुद से 0 हो गया, M1 इंटू R डिवाइड बाई संपूर्ण मास कर दूंगा। यह पोजीशन आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। इस साल, मतलब पिछले साल, जो नीट में सवाल आया था जिसमें दो मास रखे थे, M और 2M रखे हुए थे, पूछा गया था सेंटर ऑफ मास कहां होगा। देखा ना, इसी पर बेस था। अगर दोनों मास बराबर होते तो सेंटर मास बीचों बीच में होता। ठीक है, अगर अनइक्वल है तो छोटे वाले के पास बड़े वाले से दूर होगा। है ऐसा होता है क्या? नहीं, बड़े वाले के पास छोटे वाले से दूर होता है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बड़े वाले के पास छोटे वाले से दूर में होता है। जैसे पेन देखो, अनइक्वल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो सेंटर मास इस तरफ होगा, कहीं पे बड़े वाले के पास होगा, ऐसा कहीं होगा, ऐसा देखो, ऐसा इस तरफ होगा। सेंटर मास हमेशा बड़े वाले के पास होता है, छोटे वाले से दूर होता है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई जिस पर क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब इसी में एक सवाल कर देते हैं, थोड़ा सा नन्हा मुन्ना सा, जिससे आपकी प्रैक्टिस करा दें हम आपकी, कि कभी ऐसा सवाल आए तो भी आप कर ले जाओ। अब जैसे बोले एक मास यहां M रखा था, यहां पे 2M रखा था, यहां पे 3M रखा था, यहां पे 4M रखा था। ये चार मास हैं ऐसे रखे हुए थे। ये इनका जो देखा जाए, ये है L, 0 पे, ये है L, L पर,
ये 0, L पे रखे थे। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे मेरी जान? मास 0, 2m मास, लेंथ L, वहां पे 3m मास, लेंथ L, 4m मास, लेंथ 0। क्यों? 4m मास में x 0 है बाबूजी। कहां पे? 4m मास में x कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइड बाय संपूर्ण मास m, 2m, 3m, 4m, 4 3 7 दोनों 10, नीचे हो गया 10m, ऊपर हो गया 2 और 3 5m। ठीक है, क्या आया? 5/10, तो इसका मतलब L/2। अब आप देखो x कोऑर्डिनेट कहां है? L/2। हमने क्या बताया था? अगर इक्वल मास हो तो बीचों बीच में आता है। इस तरफ देखो, ऐसे इस लंबाई में देखो, 3 2 5, 4 1 5, तभी तो बीचों बीच में आया सेंटर ऑफ मास। इक्वल मास हो तो बीचों बीच में होता है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m का 0, 2m का 0, 3m का L। y कोऑर्डिनेट देखो बाबू, 3m का L, 4m का 0 नहीं L, क्योंकि 4m में y कोऑर्डिनेट ऐसा दिया हुआ है। पहले भी संपूर्ण मास 10 था, अभी भी संपूर्ण मास 10 होगा। 3 4 7, 7ml डिवाइड बाई 10m, इसका मतलब आ गया 0.7L। अब देखो ऊपर की तरफ देखो, यहां 3m है, ऊपर 7m है, तो ऑब्वियसली बीचों बीच में नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर होगा, यहां पे होगा। तो ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास। यहां पे 10m मास रखा हुआ है, यहां पे 10m मास रखा हुआ है। हम क्या कह रहे थे? सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी वाले के पास लाइट वाले से दूर होता है, हैवी वाले के पास लाइट वाले से दूर होता है। और यहां तुम्हें यह साक्षात दिख भी गया, साथ के साथ सवाल भी हो गया। तो यह सवाल आप डायरी में अपने लिख लेना मेरी जान। अब कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, इसमें दूसरी बात क्या थी? इफ m1 मास को मूव कराते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, देन m2 मास विल मूव बाय y। देखो इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकता है ये? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकते। अभी आगे बताऊंगा, यहां पोजीशन से रिलेटेड था इसलिए यहां करा सकते हैं, नहीं चेंज कर सकता। तो क्या होगा गुरुजी? देखो जरा ध्यान से। अब अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो बादों में रेस्ट पे रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो अगर ये वाला पोर्शन दूर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास नहीं खिसकना चाहता है, तो ये वाला पोर्शन भी दूर जाएगा। जिस हिसाब से ये दूर जाएगा उसी हिसाब से ये भी दूर जाएगा। अगर इक्वल मास होंगे तो जितना दूर ये जाएगा उतना दूर ये जाएगा। अगर ये मास हैवी होगा तो ये कम ही जाएगा, लेकिन लाइट वाले को बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए कि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में ही, मतलब जहां था पहले वही रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता। अच्छा, तो पहले रेस्ट पे था, रुका था, तो सेंटर मास बाद में भी रुका रहेगा, रुका रहेगा, मतलब सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब जितना एक दूर इस तरफ भागे उतना ही दूर दूसरा उधर भागेगा, तभी तो सेंटर मास जहां था वहीं रहेगा। इसीलिए क्या करते हैं, m1x1 या mx इज इक्वल टू m2y कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? जितना एक भाग के जाएगा, मतलब m1x जितना होगा उसी को कंपनसेट करने के लिए m2y होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो y का जो मैग्नीट्यूड आया क्या आया? m1x डिवाइड बाई m2 आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पे सबसे ज्यादा सवाल आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। तुमने एक सवाल सुना होगा, ध्यान से सुनो। एक आदमी था, फट गया, उड़ गया, तो एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा उधर गया, तो कितना हिस्सा, कितना दूरी इधर वाला हिस्सा गया, कितना दूरी इधर वाला हिस्सा गया, तो डिपेंड करता है मास पे। जैसे एक बम होता है, एक बम है, फट जाता है, बम का मास है 4m, ये 2 टुकड़ों में बट गया, एक m में, एक 3m में, एक m में, एक 3m में, तो ये फट गया। मान लो जैसे गया, तो ये अगर मान लो यहां से x दूरी जाएगा, ये मान लो यहां से x दूरी जाएगा, तो यहां से y दूरी जाएगा।
और एक्स और वाई ऐसा रहेंगे कि 3 गुने का फर्क रहेंगे, क्योंकि सेंटर मास वहीं रुका रहेगा। तो जैसे मैं बम फट गया तो मेरा एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, तो हैवी वाला कम दूर जाएगा, लाइट वाला बहुत दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं के वहीं रखे रहना है। समझ में आया कुछ? ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल नीट में आया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप का है, इंपॉर्टेंट केस टाइप का है। अब आइए कॉन्टिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ऐसे ये आ जाएगा। अब कुछ बकलोल कहेंगे कि गुरुजी डीएम से डीएम उड़ा दें। महाराज जी ऐसे नहीं निकालते हैं, इसको उड़ाते उड़ाते नहीं है। ऊपर का अलग इंटीग्रेट करो, नीचे का अलग इंटीग्रेट करो, बाद में कैलकुलेशन करना, कट्टम पिट्टी बाद में करेंगे। इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके निकालते हैं। अब जैसे लीनियर वेरिएबल हो, ठीक है, तुम्हें पता है सरफेस एरिया में वेरिएबल हो, तुम्हें पता है कि वॉल्यूम में हो तो कैसे डीएम लिखते हैं। अब डीएम अगर लीनियर होगा तो डीएम कैसे लिखोगे? लैम्डा इंटू डी आर लिखोगे, है ना। अगर आपका एरिया में हो तो सिग्मा इंटू डी ए लिख दोगे। अगर ये वॉल्यूम में हो तो रो इंटू डीवी लिख दोगे। इस तरीके से डीएम हम लिखते हैं, ठीक है। ज्यादातर केस आपके रॉड वाले आ जाते हैं, ठीक है। एक रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म है, तब आप ऐसे लिख के सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। तो आप यहां पे डीएम बड़ी चालाकी से लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको रॉड वाला दिखाता हूं जिसमें सवाल पूछा जाता है। जैसे एक रॉड है, एक रॉड है, ये रॉड ऐसे रखी हुई है। रॉड में लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है 2 + x किलोग्राम पर मीटर। x की वैल्यू 0 से लेके l तक फैली हुई है। l बोले तो 1 मीटर तक फैली है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी ये बताना है आपको। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था? एक्स कोऑर्डिनेट बताया है, तो एक्स लिखोगे, डीएम लिखोगे, डिवाइड कर दोगे डीएम से, इनिशियल से लेके फाइनल तक। डीएम लिखने के लिए क्या करते हैं? किसी एक्स दूरी पर एक छोटा सा मास ले लेते हैं। वो छोटा सा मास क्या बनेगा बाबू? डीएम बनेगा। डीएम की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा डीएक्स आ जाएगी। तो बस आइए, तो क्या लिखेंगे? ये पोजीशन ऑफ सेंटर मास आ जाएगी। कैसे आएगी? देखो 2 + x क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे और एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 + x लिखेंगे, dx लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या करोगे? मैं थोड़ा सा और इसको ओपन कर दूंगा और फिर मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या कहोगे आप यही कहोगे कि आंसर निकालना, कमेंट करना, मैं देखूंगा और आप देखते हो कि नहीं देखते हो? देखता हूं। पिछली बार मैंने जो होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने उसका सही आंसर दिया था, मैंने उनको शाबाश भी बोला था, ठीक है। हाँ ऐसे 0 से 1 तक ऐसे। तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर हमें बता देना। क्या देखना? सेंटर ऑफ मास 1/2 पे आता है क्या, या 1/2 से ज्यादा पे आता है? ठीक है, ये देख के मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब तुम समझ गए कॉन्टिन्यूअस मास का कैसे सेंटर मास निकालते हैं। और यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी नॉन लीनियर मास सिस्टम का आ जाता है सेंटर मास निकालने को। कुछ में इंपॉर्टेंट सरफेसेस हैं, इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, इंपॉर्टेंट साइज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जिनका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपके लिए मैं लिख देता हूं जो कि जरूरत है। जैसे रिंग है, रिंग क्या है? रिंग। अगर रिंग होगी तो उसका सेंटर मास कहां होगा? रिंग का सेंटर मास 2r/π पे होता है, यहां पर होता है। तो इसकी पोजीशन जो आती है वो क्या आती है? 2r/π हो जाता है। क्या जाता है? 2r/π हो जाता है। अगर ये आपका हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर हो तो सेंटर मास की पोजीशन r/2 हो जाती है। कोन हो, कोन, वो भी सॉलिड हो, सॉलिड हो तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है, जो सेंटर मास की पोजीशन आएगी वो h आएगी, जो क्या आएगी, या yc जो लिखेंगे, yc जो आएगी वो आएगी h/4, हाइट का 1/4। अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो, क्या हो? डिस्क। अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क होगा तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी
वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 4r/3 हो जाएगा, 4r/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर होगा, ये सॉलिड हेमिस्फीयर होगा तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास 3r/8 हो जाएगा। अगर ये हॉलो कोन होगा तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास h/3 हो जाएगा। ये पोजीशन ऑफ सेंटर मास कुछ कॉमन शेप के हैं जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। तो सॉलिड का h/4, हॉलो का h/3, है ना, कोन में क्लियर है। अच्छा, कुछ आर्क जैसे शेप हो, कुछ आर्क जैसे शेप हो, जैसे ये आर्क है, रिंग वाला टाइप का है, तो r sin θ/θ हो जाएगा। अगर आपका ये डिस्क टाइप का हो तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, 2r sin θ/3। और आप खुद भी देखो, अगर ये 90 डिग्री का होता, π/2 लिखते तो 4r/3 आया था, नहीं आया था। अगर इसको 90 डिग्री रखते, θ 90 रखते तो क्या था, 2r/π आ रहा था, नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल सीधा वैसे ही आंसर आएगा, कुछ लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। अभी तुमने किया था ना, ऐसा किया था ना, ठीक है। तो डिस्क के लिए, रिंग के लिए, सबके लिए हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, रिंग डिस्क का अपने आप होता जाएगा। अब θ 90 रखो, क्वार्टर रखो, जिसका जैसे रखना हो वैसे सॉल्व कर लेना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैविटी वाले सवालों में, कैविटी वाले सवालों में बहुत दिक्कत होती है। कैविटी वाले सवालों में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं, देखो, m1 लिखते हैं, x1 लिखते हैं, m2 लिखते हैं, x2 लिखते हैं, डिवाइड बाई m1 माइनस m2 करते हैं। माइनस क्यों किया आपने, पहले बताओ मुझे, माइनस क्यों किया पहले आप बताइए। अगर ये 2D में होगा तो a1 x1 करेंगे, a2 x2 करेंगे, माइनस क्यों किया पहले बताओ, है बोल नहीं रहे हैं आप। अगर ये 3D में होगा तो इसको वॉल्यूम लिख देंगे, v1 x1 कर देंगे, v2 x2 कर देंगे और माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि कैविटी है, कुछ मास यहां से निकाला जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो मास को हम एरिया के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 2D में, 2D के लिए क्या हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म 2D बॉडी, फॉर यूनिफॉर्म 2D बॉडी जिसमें एरिया का लफड़ा हो, फॉर यूनिफॉर्म मतलब जिसकी डेंसिटी सेम हो, 3D बॉडी, तो उसमें वॉल्यूम का चक्कर रहेगा। तो मास के टर्म में चलता है, लेकिन इसको एरिया और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। ये m1 और a1 क्या है, जो 1 वाला जो लिखा है वो क्या है, मास ऑफ टोटल बॉडी, मास ऑफ टोटल बॉडी। सेम ऐसे आप एरिया के लिख सकते हैं। a1 क्या है, टोटल एरिया है, a2 क्या है बताऊंगा अभी, v1 क्या है, टोटल वॉल्यूम है। अब यहां पे m2 लिखो, ये हो जाएगा रिमूव्ड मास, ये है रिमूव्ड मास, ये है रिमूव्ड मास, जितना मास आपने निकाला है। x1 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल मास, टोटल मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। x2 क्या है, x2 क्या है, x2 है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड मास। तो a1 क्या है, a1 है टोटल मास, सॉरी टोटल एरिया, a2 क्या है, रिमूव्ड एरिया, v1 क्या है, टोटल वॉल्यूम 3D बॉडी के लिए, जैसे स्फीयर के लिए। x1 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल मास, टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम अकॉर्डिंगली। x2 क्या है, रिमूव्ड का।
सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं आप? अभी तक ऐड करते थे, रिमूव कर रहे हैं मेरी जान, रिमूव कर रहे हैं इसलिए। अब जैसे जैसे मुझे यहां M1 और A1 ये सब लिख के दिखाओ, ये सेंटर हो गया, मुझे यहीं से सेंटर मास की पोजीशन चाहिए, यहीं से सेंटर मास की पोजीशन चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहीं से देख लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, यहीं से ये x2 क्या आएगा, यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी x2 है। अगर मान लो इसका पूरे का रेडियस r है, इस इतने का रेडियस स्मॉल r है, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस r। एक बात की बात बता रहे हैं आपको, ये डिस्क है, मान लो डिस्क में क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, क्योंकि 2D बॉडी है, यूनिफॉर्म है, तो यहां पे A1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू भरो, सॉल्व कर लो। अच्छा, सेम केस में डिस्क होता तो, सेम केस में डिस्क होता तो यहां पे देखोगे कंसेंट्रिक रिमूव किया गया है, तो यहां x1 और x2 दोनों ही 0 होते, मतलब सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं करेगा। और इस वाले केस में क्या होगा बेटा, इस वाले केस में अगर आप सेंटर मास की पोजीशन निकालने जाओगे तो m1 इंटू 0 हो जाएगा, या A1 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस A2 इंटू x2 हो जाएगा, डिवाइड बाई A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस A2 x2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास अब नई पोजीशन यहां पर आएगा, इसमें सेंटर मास यहां पे आएगा, और इस केस में x2 भी 0 हो जाएगा, सेंटर मास पहला वाला और बाद वाला दोनों वाला यहीं रहेगा। तो जब कंसेंट्रिक रिमूव करते हैं तो पहला और बाद वाला वहीं रहता है, अगर कंसेंट्रिक रिमूव ना करो तो सेंटर मास खिसक जाता है। किधर खिसकता है, जहां से मास हटाते हैं उसके उल्टा साइड से खिसकता है। कॉमन सेंस की बात है यार, हम जैसे हैं, हमारी मुंडी उड़ा दो, ऊपर से हम हल्के हो गए, सेंटर मास नीचे चला जाएगा, पैर काट दो, सेंटर मास ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात यह है। ठीक है, क्लियर हुआ? कितना खूबसूरती से तुमको समझ में आया कि नहीं आया, देखो भाई, वैल्यू भर के सॉल्व कर लेना। एक एग्जांपल करते हैं, काफी कुछ उससे क्लियर कराते हैं आपको, है ना। एक एग्जांपल करते हैं, उससे काफी कुछ क्लियर कराते हैं। हम यहां पे एक डिस्क ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक डिस्क ले रहे हैं, ऐसा ये देख रहे हैं बेटा, हम क्या ले रहे हैं, यहां पे एक डिस्क ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिस्क ले रहे हैं, डिस्क ले रहे हैं, एक डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है हमारे पास। इस डिस्क में मैंने एक कैविटी कर दी, कैविटी कर दी, कैविटी कर दी, इसमें कैविटी कर दी। इसका रेडियस r है, इसका मास 9m है, इसका रेडियस r/3 है। ठीक, ऐसा है। पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या होगी, बहुत आसान है, इधर होगी कहीं, लेकिन क्या होगी यहां से बतानी है ना, यहां से बतानी है। तो x1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, अगर यह r/3 है, पूरा r है, तो 2r/3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है। ये है x2। A1 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 या M1 की बात करें, वो 9m है। M2 क्या हो जाएगा, डिस्क के केस में मास जो है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, मास रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस r/3 1/3 कर दोगे, इसका स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो मास की वैल्यू क्या आएगी, m1/9। अब पता नहीं तुम लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मास तो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा ना, एरिया है ना mr स्क्वायर, mr स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ना। तो रेडियस 1/3 मतलब मास 1/9, तो पहले मास 9m बचा, कितना अब m। तो
पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाई m1 से m2 माइनस कर दो। m1 x1 की वैल्यू 0, m2 m, x2 2r/3 डिवाइड बाई 9m माइनस m। तो क्या आएगा, xc की जो वैल्यू आएगी माइनस का 2r/3m डिवाइड बाई 8m। m से m कैंसिल कर दो, -4 माइनस r/, ठीक है, ये 2 चौक 12 माइनस r/12, माइनस r/12, माइनस r/12 पे होगा सेंटर ऑफ मास। कैसे, फिर से देखो, हमने क्या किया, इसमें से रिमूव कर दिया। जैसे ही रिमूव करोगे तो सेंटर मास इधर खिसक जाएगा। पूरे मास 9m है, जो रिमूव किया r/3 रेडियस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया πr², इसका πr²/9। तो यार πr² का मास अगर 9m है तो πr²/9 का मास क्या हो जाएगा, 1/9 बोले तो m। ठीक है, ये पूरी रेडियस r, इसमें से r/3 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 2r/3 बचेगा। सो क्या लिखेंगे, ये गायब हो गया, x1 0 हो गया, तो यहां 2r/3 लिखेंगे, यहां 9m माइनस m करेंगे 8 आ जाएगा, तो r/12 आ जाएगा। क्लियर है, आओ अब बात करते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की। देखो, सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम का सम होता है वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम होता है वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना, इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम होता है वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है। इस बात को याद रखना, भूलना नहीं मेरी जान। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का सम कर देंगे, उसको संपूर्ण मास से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का सम टोटल सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है, ऐसे। और वैसे ही सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होता है जहां पे टोटल फोर्स एक्ट करता हुआ मानते हैं। तो सेंटर मास क्या हो गया, वो पोजीशन हो गया जहां पे टोटल फोर्स एक्ट करता हुआ मानते हैं, ऐसा लिखते हैं। ऐसा लिखने का मतलब क्या हो गया, F की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, F1 F2 एंड सो ऑन। तो F बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये m1 a1 हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होता है जहां पे टोटल फोर्स एक्ट करता हुआ मानते हैं। ये बात खाली हम बोल रहे हैं, तुम लिख लेना। सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होता है जहां पे टोटल फोर्स लगता हुआ हम मानते हैं, तभी तो हमने लिखा है AC इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। ये लिखना बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बताना बहुत बड़ी बात है। क्या 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 सम ऑफ मोमेंटम all masses is equal to momentum of center of mass। दूसरा, center of mass is a position where we can assume total force is acting। Center of mass is a position where we can assume total force is acting। ये दो बातें बुद्धि में ठोक के बैठा दो।
ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। इसी में अगर मैं एक बात करूं तो बहुत आसान सी बात है, ये मास है m, ये जा रहा है u वेलोसिटी से, ये मास है m, ये इधर जा रहा है u वेलोसिटी से। अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, तो क्या लिखोगे, mu माइनस mu इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। माइनस क्यों लगाया, पूरे ब्रह्मांड को पता है क्यों लगाया, क्यों लगाया बताओ, क्योंकि एक इधर है, तो यहां सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 है। गुरुजी एक बात नहीं समझ में आई, तो इसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल चल रहे हैं, चलने दो, इंडिविजुअल पार्टिकल चल सकते हैं। एक सवाल आ सकता है रीजन असर्शन में कि 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो क्या सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 होगा? हो सकता है, हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कोई जरूरी नहीं है कि हो। अच्छा, सिस्टम का मोमेंटम मतलब 0 हो गया, हां। एक सवाल है, क्या ये ट्रू लव है या नहीं, बताओ। चलो चैट रोक देना या कमेंट रोक देना, वीडियो रोक देना, बताना। अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। क्या यह सही है, गलत है? तो तुमने देखा कि इंडिविजुअल का मोमेंटम था, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम 0 हो गया। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो क्या इंडिविजुअल का मोमेंटम 0 होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? नहीं। तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकालोगे तो इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी जोड़ोगे, और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो कोई जरूरी नहीं है। हां, अगर सब रुके रहें, अगर सब रुके ही रहें, कोई चल ही ना रहा होता, तब भी सिस्टम का मोमेंटम 0 होता, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती। लेकिन अगर सिस्टम में सब पार्टिकल चल रहे हो तो सिस्टम का मोमेंटम 0 हो सकता है। उस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोई जरूरी नहीं है कि 0 हो, तो कोई जरूरी नहीं है। तो अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, तो यह गलत बात है, यह ट्रू लव नहीं है। क्या उस पर 0 हो सकती है? होगी नहीं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे तुम इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखे। क्या, मैं एक बार फटाफट रिवाइज कराता हूं। अगर इंडिविजुअल का मोमेंटम है तो सिस्टम का मोमेंटम 0 हो सकता है, होगा ही नहीं। क्यों? अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाते तो नहीं 0 होता, 0 हो सकता है। एक बात, डीपी क्या मतलब? डायरी पॉइंट है, समझे, डायरी में लिख लेना। दूसरी बात, अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो हो सकता है सबके सब रुके रहे हो सकता है कुछ लोग ऐसे इधर पी मोमेंटम लेके जा रहे हो, कुछ लोग इधर पी मोमेंटम लेके जा रहे हो, कैंसिल कर जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो सिस्टम का मोमेंटम अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं सारे पार्टिकल रेस्ट पे ही हो सकता है इक्वल मोमेंटम लेके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, ठीक है। उस केस में क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो सिस्टम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती थी। क्यों? सबके सब बैठे थे, मोमेंटम 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अगर सबके सब चल रहे हैं लेकिन सबका सब मिला मोमेंटम 0 हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है। तो ये ट्रू लव था क्या? नहीं था। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रीजन असर्शन का सवाल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
जैसे ये सवाल है, इसमें ये ए से ऊपर जा रहा है, ये ए से नीचे जा रहा है, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक सवाल करता हूं, एक पत्थर को मैं ऊपर फेंकता हूं, एक पत्थर को मैं नीचे फेंकता हूं। ठीक है, ये आ रहा है नीचे, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये दो पत्थर हैं जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या आएगा? तो तुमको पता है पूरे अच्छे तरीके से कि इस पे भी ग्रेविटी लग रहा होगा और इस पे भी ग्रेविटी लग रहा होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर 0 बोलते हैं, लेकिन जो हमारे समझदार बच्चे हैं वो बोलते हैं क्या? -m1g -m2g। क्यों? a1 की वैल्यू g, a2 की वैल्यू g, वो भी -g, क्योंकि दोनों लग रहे हैं नीचे g, तो यह आ जाएगा -g। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास यहां आएगा -g। दो पत्थर हवा में ऐसे ऐसे उछाल दोगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों हवा में उछल रहे हैं, दोनों ग्रेविटी नीचे लगेगी। क्या आएगा? -g आएगा। ठीक है, इस केस में पुली ब्लॉक में जानबूझ के उसको इसको साथ करा रहे हैं। यहां पे देखो क्या है, केवल ग्रेविटी ही नहीं लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है। तो यहां जब निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे? m1a ऊपर की तरफ है, m2a नीचे की तरफ है, नीचे क्या लिखोगे? संपूर्ण मास लिखोगे। यह आएगा क्या? यह आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यह आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होती? ए की वैल्यू होती डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होती क्या होती है? m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 और इंटू जी डिवाइड बाई संपूर्ण मास, ये होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास लिखेंगे तो क्या आएगा? m1 माइनस m2 ए वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डाउनवर्ड चल रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा बेटा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं सब हटा दूं और सीधा सीधा लिख दूं कि ये आएगा, ये आ जाएगा। मैं सीधा सीधा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दूं m1 माइनस m2 होल स्क्वायर जी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुद अपने आप सही हो जाएगा। सब हमने यहां हटा दिया, सब हटा के ऐसे लिख दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे को डाउनवर्ड लिया था इसलिए माइनस लिया था, हमने माइनस माइनस हटा के सब ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अगर दो पुली ब्लॉक, मतलब एक पुली ब्लॉक का है सिस्टम ऐसे, और यहां पे m मास है, यहां पे 3m मास है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जियो मैंने जल्दी लिख दिया, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। किसका? इस बात का। किस बात का? जो लिखी हुई है इस बात का। ठीक है, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम में ऐसे दिया हो तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन जैसी कुछ कुछ बातें करने वाले हैं हम आपसे। तो एक बात आपको बताना है, इस वाली सिचुएशन से पहले एक बात बताना है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पे बहुत सारे केसेस की बात करेंगे। इफ एफ इज 0, एफ बोले तो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल की बात तो हम करते ही नहीं। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो, किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या होगा? किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या होगा? तो क्या होगा? किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, यह स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। dp बाई dt 0 होगा, dp की वैल्यू 0 होगी, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल होगा। किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलेगा, सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलेगा, सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, जैसा वैसा ही रहेगा,
बदलेगा नहीं। जितना इसको सोचोगे उतना तुम्हारा सवाल सॉल्व होगा। याद करो, अभी 2 मास थे, इधर उधर जा रहे थे, फोर्स नहीं था ना, इंटरनल फोर्स था, एक्सटर्नल तो नहीं था, तो मोमेंटम नहीं चेंज हुआ। जहां सेंटर मास था वहीं रह गया, क्योंकि पहले से वेलोसिटी जीरो, बाद में वेलोसिटी जीरो था। इसी में बहुत सवाल आते हैं। कैसे? एक बम रखा है, बम, क्या रखा है? बम, बम रखा है, बम रखा है, फट गया, फट गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर जा रहा है m1 मास का u1 वेलोसिटी से, पक्का दूसरा टुकड़ा इधर जाना पड़ेगा मेरी जान। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इसका कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसका? इस सिस्टम का। किसका? इस बम का। क्यों? क्योंकि बम की पहले वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, बम की पहले वेलोसिटी जीरो है, मतलब बम की पहले वेलोसिटी जीरो है, तो बम का बाद में भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होगा। बम का इनिशियल मोमेंटम इसका मतलब जीरो है, तो बम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब m1 u1 वेक्टर और m2 u2 वेक्टर का सम जीरो होगा। एक आगे तो दूसरे का पीछे जाएगा, पक्का है, 100% पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे सवाल बहुत आता है, इस पे सवाल बहुत आता है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हुआ? एक बम रखा है, फिर से कितना बम रखा है? बहुत बम रखा है, मारेंगे धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, अगर ये बम रखा है यहां पे और ये बम 3 टुकड़ों में फट गया भाई साहब, 3 टुकड़ों में फट गया, अब क्या होगा? ये m3 है, v3 है, ये m2 है, v2 है। भाई साहब कोई साल ऐसा गया नहीं जब ये सवाल आया नहीं। ऐसा है, बम रखा है, फट गया, 3 टुकड़ों में फट गया, अब क्या होगा? टेंशन नहीं लेना है। क्यों? इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल क्या होगा? जीरो होगा। कैसे होगा? m1 u1 वेक्टर, m2 u2 वेक्टर, m3 u3 वेक्टर। कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इनका सम करके जीरो कर देना। वेलोसिटी सम मत करना, बता रहे हैं, मोमेंटम का सम करके जीरो रखना। वेक्टर फॉर्म में लिखिए, आई जेके के फॉर्म में लिखिए, जीरो कर दीजिए, कभी गलत आ ही नहीं सकता है। कई सवाल तुमने किए होंगे, 3 टुकड़े हो गए, एम मास एम मास एम मास, ये इधर यू से गया, ये इधर यू से गया, तो ये किधर जाएगा? यू आई प्लस यूजे, वो भी उल्टा डायरेक्शन में गया। कभी गलत आ ही नहीं सकता यार, आ ही नहीं सकता। करके देख लेना, चाहे जितना सवाल कठिन क्यों ना हो, आ जाएगा। और एक एग्जांपल करके तुम्हें दिखा ही देते हैं इसी बात पे। अगर एक बम रखा था 5 एम मास का, फूट गया, एम मास यू वेलोसिटी से इधर गया, एम मास यू वेलोसिटी से इधर गया, 3 एम मास किस वेलोसिटी से किधर जाएगा हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। हमने कहा बम रखा था ना ये, हाँ रखा था, फट गया ना, जीरो था मोमेंटम ना, हाँ, तो एम यू आई कैप था ना, एम यू जे कैप था ना, 3m का पता नहीं किधर गया ना, हाँ, तो ये जो v कैप आएगा वो क्या आएगा? यू आई आएगा, यू जे आएगा, 1/3 आ जाएगा, माइनस नहीं आ जाएगा, यू आई प्लस यू जे डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। हो ही नहीं सकता गलत किया जाए। मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, √2u/3। डायरेक्शन निकालना हो, एंगल एंगल निकाल लो वेक्टर यूज करके, कभी गलत नहीं आ सकता। इसी में एक सवाल आता है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल 2 टुकड़ों में टूट जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल 2 टुकड़ों में टूट जाता है। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा? एक बात बताओ, क्या कोई बल लगा? क्या कोई एक्स्ट्रा बल लगा? नहीं, जैसे प्रोजेक्टाइल पहले चल रहा था, ग्रेविटी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा ना। तो क्या प्रोजेक्टाइल में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा? नहीं लगा, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ पहले था वही पाथ बाद में रहेगा। बम फटने से पहले, बम फटने के बाद प्रोजेक्टाइल के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ सेम रहेगा। अब ये बम फट जाएगा तब भी प्रोजेक्टाइल का पाथ सेम रहेगा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम। कौन से प्रोजेक्टाइल? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब हम किसका कह रहे हैं? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास, जो प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास रहेगा उसका पाथ चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली इंडिविजुअल का तो होगा ही, ये कहीं यहां जाके गिरेगा, ये कहीं जाके यहां गिरेगा, वो कहीं जाके गिरे, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी ऐसे ही चलेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सेंटर ऑफ मास वैसे ही चलेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, सेंटर मास जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सेंटर ऑफ मास के मोशन में कौनो चेंज नहीं आएगा, चेंज इंडिविजुअल में आएगा, इंडिविजुअल में आएगा, हम मानते हैं, सेंटर ऑफ मास में नहीं आएगा। आइए एक बहुत खूबसूरत सवाल कराते हैं जिससे आपको ये क्लियरिटी भी मिल जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, इसका मास m था, यहां दो पार्ट में टूट गया है, m/2 में, m/2 में। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जबकि ये रिट्रेस कर रहा है, ये वाला रिट्रेस कर रहा है, ये वाला रिट्रेस कर रहा है। मास 1 अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। मास 1 रिट्रेसेस इट्स पाथ, मास 1 ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, ऐसे फेंका गया था, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके ये ब्लास्ट कर गया, टॉप मोस्ट पे आके ये ब्लास्ट कर गया। तो मास 1 अपने पाथ को रिट्रेस करता है, तो मास 2 की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो एक बात बताओ, फटने से पहले ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा थी, फटने के बाद भी ये टॉप पे था, जस्ट फटने के बाद, फटने से पहले फटने के बाद इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं लगा। तो फटने से पहले और फटने के बाद कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा, तो फटने से पहले इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम में म्यू cos थीटा है, फटने के बाद भी इसका मोमेंटम में म्यू cos थीटा ही होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों? कोई फोर्स नहीं लगा। अब ये इधर की तरफ आएगा u cos थीटा से, काहे? तभी रिट्रेस कर पाएगा, नहीं तो रिट्रेस नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस mu cos थीटा होगा, लेकिन मास आधा हो गया, आधा हो गया। और ये क्या चल जाएगा? हमें क्या पता कहां जाएगा, हमने mb/2b लिख दिया, तो ये क्या आएगा? 3/2 mu cos थीटा इज इक्वल टू m/2v। तो ये उड़ा दो हाफ, तो v इक्वल टू क्या आएगा? 3u cos थीटा से जाएगा। जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उसके 3 गुना वेलोसिटी से जाएगा ये। क्यों कर रहे हो ऐसा? जब तक फोर्स नहीं लगेगा सेंटर ऑफ मास पर, तब तक सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम नहीं बदलेगा, यह बात है, और कोई बात नहीं है। आइए ये वाले क्वेश्चन करते हैं। यहां पे 2 प्लैंक मास सिस्टम होता है, तो यह बोला जाता है कि यह वाला मास अगर u वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मास मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक किस वेलोसिटी से जाएगा? एक बात अभी भी ध्यान रखना कि ये पहले स्टेशनरी था ना, हाँ स्टेशनरी था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी भी 0 होगी। इसके चलने के बावजूद भी अगर पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, सी वाला पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आप 0 ही लिखोगे, क्योंकि पहले रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी भी 0 ही होगी। पहले क्या थी? 0 थी, बाद में क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? प्लैंक की वेलोसिटी क्या आती है? मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ प्लैंक लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, नीचे लिखते हैं संपूर्ण मास, ऊपर जो मूव करता है उसका मास, वेलोसिटी ऑफ जो मास मूव कर रहा होता है, और नेगेटिव के साथ, कभी गलत नहीं आएगा। कैसे किया है? हमने किया है वैसी से जो पहले करते आए थे, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये रिजल्ट आ जाएगा। मैन की वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैन की निकालना है ना, तो प्लैंक का मास यूज करिए आप, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक यूज करिए। प्लैंक का निकालना है तो मैन का मास यूज करिए, मैन का निकालना है तो प्लैंक का यूज करिए। तुम्हें पक्का पता है मैन आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल इसी पे तो आते हैं जो तुमको समझ में नहीं आते। 10 लोग चल रहे होंगे, 10 का लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ ले तो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा?
जीरो आएगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर रखा है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक तो नहीं होगा। अब इस केस में दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस लगाओ, संपूर्ण मास लिखिए और यहां पे मैन का मास लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ओवर प्लैंक लिखिए। यहां क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। क्या आएगा? संपूर्ण मास लिखेंगे। ठीक है, ये और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ओवर प्लैंक लिखेंगे। कभी गलत आ ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं आ सकता। 10 लोग चल रहे हो, 10 को लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मैं 2 वाला एग्जांपल आपको करा देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी। क्या है 2 वाला? देखो भाई साहब, 2 वाला क्या है? देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर ये मास है m, ये मास है 2m, ये लेंथ है l, इसका मास है कैपिटल M। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन A एंड B एक्सचेंजेस देयर पोजीशन। जब ये ऐसे कर लेंगे ना तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन A एंड B exchanges their position। ए बी ऐसे कर लेंगे, ऐसे, तब क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं। माइनस लगाओ पहले तुम, ठीक है, फिर संपूर्ण मास लिखो m, दूसरा का 2m और प्लैंक का मास। ठीक है, ये इधर जा रहा है ना m इंटू एल प्लस, ये इधर आ रहा है ना -2m इंटू एल। अच्छा, यही कह रहे थे क्या आप? हाँ, हो गया, -ml आएगा माइनस प्लस। और खुद भी सोचो, ये मरीज टाइप का है, पीछे ले जाएगा, ये हाँ के बहुत मोटा आदमी है, इधर ले जाएगा, तो इसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तभी तो प्लस में आया है। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? भाई मोटा वाला चलेगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, तो मोटू इधर जा रहा है तो उसके उस प्लैंक ज्यादा पीछे जाएगा एज कंपेयर टू पतलू वाले के, तभी तो नेक्स्ट नेट जो है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हम कह रहे थे संपूर्ण मास लिख देते हैं, जो मूव करता है उसको लिख देते हैं रिलेटिवली। अब जैसे अगर ये इंक्लाइन टाइप का हो तो ये ब्लॉक यहां से स्लाइड करके यहां पहुंच जाता है, तो वेज का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ध्यान से देखना, अगर ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो वेज किधर खिसक के जाएगा? ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो वेज इधर खिसक के जाएगा। वाई डायरेक्शन में जमीन से फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में जमीन से फोर्स लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन इज नॉन जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ है। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हां, लिखो संपूर्ण मास। इसमें भी तुम्हें तकलीफ है क्या? नहीं। कौन चला था? ब्लॉक चला था। सर माइनस लगाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओवरऑल एल चल के आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस थीटा चल के आएगा। आंसर आ गया? आ गया। ये तो एससीवी में सवाल है, तो क्या हुआ? आ गया, आ गया, वो आ गया, ये नीचे आया, इधर चला गया, खत्म। ओके, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू, झम से। गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाल लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये मास m1 है, u1 वेलोसिटी जा रहा है, ये मास m2 है, ये u2 वेलोसिटी जा रहा है। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है
क्या आएगा? हाफ। क्या लिखेंगे? रिड्यूस मास। क्या आएगा? u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा लिख देते हैं। क्यों? बहुत सवाल इसी से चुटकियों में हो जाते हैं मेरी जान। हाफ रिड्यूस मास को क्या बोलते हैं? m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। और ये जो u1 माइनस u2 लिखा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अच्छा, हां ठीक है। तो गुरुजी ये बताओ, यूज कहां है? सबसे पहला यूज यहां है इस टाइप के सवाल में। एक m मास u स्पीड से आ रहा था, यहां स्प्रिंग लगी थी, ऐसे रखा था। बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? इस सवाल को बाकी तरीके से करोगे तो एक आधा पन्ना लिखना पड़ेगा। अभी सेंटर मास से करोगे तो तुरंत हो जाएगा। कैसे? आओ दिखाएं। ये ऐसे चलेगा तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो जैसे लगेगा चिपक गया, एक साथ चलेगा। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया? के न्यूटन पर मीटर दिया है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो एक साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि दबना बंद हो जाएगा फर्दर, थोड़ी देर एक साथ चलेगा, फिर अलग अलग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हाफ लिखेंगे m1 m2 लिखेंगे, लिख देंगे। संपूर्ण मास लिख देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी में u लिखेंगे, दूसरे के जीरो कर देंगे। भाई इसकी u थी, इसकी जीरो थी। बाद में हाफ लिखोगे, k लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे, फिर दोबारा इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सॉल्व करना चाहे जहां सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वेलोसिटी v है, इसकी भी v है, एक ही डायरेक्शन में। क्या आया? जीरो आ गया। तो क्या लिखा जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आया था? रूट लगा दो, यू बाहर कर दो, और नीचे के कौन लिखेगा? फूफा तुम्हारे। लिख दिया। कितनी खूबसूरती से एक लाइन में आंसर आ गया। बहुत खूबसूरती सर, एक लाइन में आंसर। अब बहुत चुटकियों में इस तरीके के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आइए थोड़ा कोलिजन की बात करें, थोड़ा सा, क्योंकि कोलिजन तुम्हें वर्क एनर्जी में सर ने पढ़ा दिया है। इससे पहले जो मैराथन हुई, वो सीरीज हुई है वो माइंड मैप की, उसमें करा दिया गया है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक ब्रीफ दे देते हैं, है ना, फटाफट। वन डायमेंशन कोलिजन है, u1 है, u2 है, v1 है, v2 है, ठीक है, कुछ भी दिया है ऐसे ऐसे। तो पहले कोलिजन होता क्या है? कोलिजन वो घटना है जिसमें दो बॉडी इंटरैक्ट करते हैं तो एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं। एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं मतलब तुम जाओ किसी से भिड़ जाओ तो तुम मोमेंटम और एनर्जी का आदान प्रदान करते हो। कभी बिना छुए भी कोलिजन हो जाता है, जैसे चार्ज पार्टिकल कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन वो दुर्घटना या घटना है जिसमें दो पार्टिकल अपने मोमेंटम और एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। जब कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। किसका? पार्टिकल का नहीं, सिस्टम। कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम होता है। पार्टिकल्स का मत लिखना, नहीं बहुत मारेंगे तुमको। मतलब क्या होता है? ये कब कब होता है? ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, या ड्यूरिंग कोलिजन, जब दो बॉडी टकरा रहे होंगे, चिपक रहे होंगे, तब भी होता है। कब होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम? कब होता है? तीनों स्टेट में, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन।
तीनों टाइम ऐसा होता है तो क्या लिखा जाएगा, m1u1 वेक्टर, m2u2 वेक्टर, m1v1 वेक्टर, m2v2 वेक्टर। पहले बात का मोमेंटम बराबर कर दो, कभी गलत नहीं आएगा। रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है u1 लिखो u2 लिखो, यहां v2 लिखो v1 लिखो, विद साइन लिखो मैग्नीट्यूड लिखो, विद साइन लिखो मैग्नीट्यूड कर दो, कभी गलत नहीं आएगा। यह होता है रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। नीचे 1 का लिखते हो तो ऊपर 2 का लिखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। विद साइन लिखना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, कभी गलत आ नहीं सकता है। E की वैल्यू अगर 1 हो गया इलास्टिक, E की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 इन इलास्टिक, E की वैल्यू 0 परफेक्ट इन इलास्टिक। ये वो केस है जिसमें चिपक जाते हैं, जिसमें दो बॉडी टकराने के बाद चिपक जाते हैं। ये वो केस है जिसमें दो बॉडी चिपक जाते हैं, ठीक है। जब दो बॉडी ऐसे टकरा रहे हो तो उनमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, हाफ रिड्यूस मास u1 माइनस u2 विद साइन लिखते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं, और v1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, v2 वैल्यू क्या लिखते हैं, वो हम लिख देते हैं आपके लिए। v1 होता है m1 माइनस ई m2 u1 वेक्टर, 1 प्लस ई m2 u2 वेक्टर डिवाइड बाई संपूर्ण मास, पुत्र संपूर्ण मास। v2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, m2 लिखोगे, e लिखोगे, m1 लिखोगे, u2 लिखोगे, 1 प्लस ई लिखोगे, m1 u1 लिखोगे। हमें पता है तुमने इससे पहले भी फॉर्मूला पढ़ रखा है कई बार। अब एक काम करना मेरे लिए, ई की वैल्यू जरा 1 रखना, ई की वैल्यू जरा 0 रखना, यहां पे ई की वैल्यू 1 रखना और ई की वैल्यू 0 रखना, ठीक है। अगर मैं ई की वैल्यू 1 रख देता हूं, अगर ई की वैल्यू 1 होगी, इफ ई इज इक्वल टू 1, मतलब फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन हो गया ई की वैल्यू 1 रखते 0 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कोनो चेंज नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है। लिखो, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, और इलास्टिक कोलिजन में v1 और v2 की वैल्यू m1 प्लस m2, m1 u1 प्लस 2 m2 u2, v2 तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। v2 तुम लिख के बताओगे क्या होता है, v2 तुम लिख के बताओगे क्या होता है, ठीक है। यही होता है जो हमने लिखा है, जो हमने लिखा है यही होता है v1? नहीं, क्योंकि देखो e की वैल्यू 1 रखोगे तो m1 माइनस m2 u1 आएगा, m1 u1 नहीं आएगा, समझे। तो ऐसे ओशिट मत कराना जैसे हमने अभी किया है। m1 माइनस m2 u1 वेक्टर 2m2 u2 डिवाइड बाई संपूर्ण मास, ठीक है। ऐसे आप v2 भी लिख के बताएंगे। कैसे किया हमने, e की वैल्यू 1 रख के किया, ठीक है। ऐसे आप करके बताना हमें।
देखो इक्वल टू 1 के लिए हमने क्या बताया था, जब इक्वल टू 1 होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, इनिशियल फाइनल सेम होता है। इन एन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज नॉट कंजर्व। ये जो बात लिखी थी बिफोर एंड आफ्टर के लिए थी, ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं होती, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन जब होता है बॉडी चिपकती है, पिचकती है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जाता है। ये इनिशियल और फाइनल आफ्टर कोलिजन के लिए और बिफोर कोलिजन के लिए है, इसीलिए स्लाइड एक्स्ट्रा लेके आए हैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होता है, बिफोर एंड आफ्टर होता है। ड्यूरिंग कोलिजन और बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, ये आप मुझे लिख के बताना, लेकिन यहां पे मास सेम हो गया है तो क्या आएगा। अब आपको पता होना चाहिए मास सेम हो जाता है जब दो बॉडी कोलाइड करते हैं। जैसे ये m1 मास है, ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये m2 मास है, ये u2 वेलोसिटी से आ रहा है। कोलाइड करने के बाद क्या हो जाते हैं पता है, ये v2 ये v1 जो है u2 बन जाता है और v2 जो है u1 बन जाता है। वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। जब मास आइडेंटिकल हो और इलास्टिक कोलिजन हो, हेड ऑन हो, तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। ये एक ऐसा केस है जिस पर नीट में कई बार सवाल आया है, बार बार सवाल आया है। जब दो आइडेंटिकल बॉडी हेड ऑन कोलिजन में जाते हैं और इलास्टिक कोलिजन में आते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जब एक मास बहुत हैवी हो दूसरा बहुत लाइट हो तो क्या होता है। अब जिन्होंने वो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा होगा मेरे ख्याल से मैच करा सकते हैं। ऐसा, और V2 क्या आया था, M2 आगे कर दो, M1 पीछे कर दो, U2 डिवाइड बाई 2 M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब मैंने यहां M1 को हैवी कर रखा है तो M1 को हैवी कर दिया तो M1 को रखो, M2 इग्नोर कर दो। तो M1 हैवी होगा तो V1 की वैल्यू U1 के बराबर ही होगा। V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू जो आएगी, V2 की वैल्यू आएगी जो आएगी 2U1 माइनस U2 हो जाएगा। 2U1 माइनस U2, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली होगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली होगा। क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा। इसी का एक स्पेशल केस बताते हैं। जैसे एक बड़ी सी गाड़ी है, एक बड़ी सी गाड़ी है, वो जा रही है u वेलोसिटी से और तुम छोटे से आदमी हो, तुम बैठे हो, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, बड़ी वाली गाड़ी अभी भी u से जाएगा और तुम्हारी वेलोसिटी ये u1 है और ये u2 है। u2 0 कर दोगे तो 2u1, मतलब तुम जो है वो डबल वेलोसिटी से फुदकते हुए जाओगे, 2u वेलोसिटी जाओगे। हमेशा याद रखना ऐसा जाओगे। अगर मान लो तुम बदला लेने की कोशिश करो कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ठीक है ना, बहुत क्रांतिकारी बन जाओ, और मान लो तुम ऐसे दौड़ते हुए आओ u वेलोसिटी से, तो u2 है ये और u1 क्या है, 0 है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहता चिल करो ब्रो, मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को जाना नहीं। ये क्या जाएगा, ये इधर u से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि v2 की वैल्यू क्या आती है, v2 वैल्यू क्या है, u2 0 कर दो, u1 0 कर दोगे, u2 क्या आएगा, माइनस u2, माइनस u से जाएगा। किससे जाएगा, माइनस u जाएगा। तो जब किसी लाइट बॉडी से कोई हैवी बॉडी टकराती है, किसी लाइट बॉडी से कोई हैवी बॉडी टकराती है और रेस्ट पे रहे तो डबल वेलोसिटी उड़ के जाती है। हैवी वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अगर दो बॉडी आइडेंटिकल हो, किसी एंगल पे टकरा के जाएं, दो बॉडी अगर आइडेंटिकल हो किसी एंगल पे टकरा के जाएं तो क्या होता है, दो बॉडी आइडेंटिकल हो, एंगल पे टकरा के जाएं और एक बॉडी रेस्ट पे रहे, एक बॉडी रेस्ट पे रहे, तो टकराने के बाद वो इधर उधर जाती है और इनके बीच का एंगल 90 होता है, इनके बीच का एंगल 90 होता है। और एक बात बता दें, इनका जो ये रिलेशन होता है u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है भाई, जो मोमेंटम इसका इधर होगा
कैसे आया ये एम यू वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वन वैक्टर प्लस एम वी टू वैक्टर, इस वजह से आया। एम से हम गायब कर दो तो यू वेक्टर इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू वैक्टर आ जाएगा। मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू स्क्वायर, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली बात तो इनके बीच का एंगल 90 होता है, और मोमेंटम यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे लिखा जाएगा v1 cos अल्फा v2 cos अल्फा इक्वल टू यू के, और इस डायरेक्शन में जितना मोमेंटम ये लेके जाएगा उतना ये लेके जाएगा, तो v1 sin अल्फा इक्वल टू v2 sin अल्फा हो जाएगा। ये जितने पॉइंट हैं सब पे सवाल आए हैं। रिसेंटली इस फॉर्मूले पर सवाल आया था, रिसेंटली इस फॉर्मूले पर सवाल आया था। एंगल 90 पे जाता है, इस पे भी सवाल आ चुका है। और इधर ये जितना मोमेंटम लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये नीचे की तरफ लेके जाएगा, इस पर भी सवाल आया है। अब ये इधर आ रहा है यू से, ये इधर आ रहा है यू से, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं होता है। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो चेंज हो जाता है। क्यों? नीचे आ रहा था ऊपर चला गया, नीचे आ रहा था ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक हो गया, आएगा थीटा से जाएगा अल्फा से, तो यू कॉस थीटा, यू मतलब ये वी कॉस अल्फा, तो आपको पता है वी कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो माइनस मतलब उल्टा हो जाएगा, यू कॉस थीटा के बराबर होगा, ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा बराबर होगा। पहली बात तो ये वेलोसिटी यू साइन थीटा, इधर वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, चेंज नहीं होगी। तो ये क्या रहेगा? यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी साइन अल्फा के बराबर रहेगा। लेकिन ये वाली वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगी। मैग्नीट्यूड लिख दिया इन्होंने, हमने विद डायरेक्शन लिख दिया था कि उल्टा डायरेक्शन में चली जाती है। क्या है? उल्टा डायरेक्शन चली जाएगी। तो अगर आपको ना पता हो तो ऐसे पता कर सकते हो, और वैसे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, है कि नहीं? अब रही बात एंगल की, तो tan थीटा का tan अल्फा के साथ ये रिलेशन होता है। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/e टाइम्स ऑफ tan थीटा होता है, ये रिलेशन होता है। आप में इस फॉर्मूले पे भी सवाल आया है, इस फॉर्मूले पे भी सवाल आया है, और ये फॉर्मूले पे भी सवाल आया है। इसी में एक चीज और भी पूछी जाती है, अगर कोई बॉल सीधी आके गिर रही है यू स्पीड से, टकराने के बाद किससे जाएगा? v इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ यू हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है। आफ्टर एन कोलिजन क्या हो जाएगा? ये तो एक कोलिजन बात था, आफ्टर एन कोलिजन क्या होगा? आफ्टर एन कोलिजन क्या हो जाएगा? अगर ये पहले यू से आया था तो आफ्टर एन कोलिजन जो हो जाएगा इसकी वेलोसिटी वी एन जो हो जाएगा ई की पावर एन यू हो जाएगा। हर बार ई टाइम मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अगर ये एच हाइट से गिर रहा था, तुम्हें पता है यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच होता है, तो आफ्टर वन कोलिजन हाइट क्या होगी? हाइट आफ्टर वन कोलिजन क्या हो जाएगी? ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच हो जाएगा, क्योंकि हाइट तुम्हें पता है यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो आफ्टर एन कोलिजन हाइट क्या हो जाएगी? ई की पावर 2n एच हो जाएगी। ये सारे सवाल, सारी बातें पूछी गई हैं। एच हाइट से कोई बॉल गिरेगा, एक कोलिजन बाद ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच पे जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है, यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच होता है, इस वजह से। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें आपको बतानी थी,
ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें आपको बतानी थी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, कोलिजन से रिलेटेड मैंने हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हर इंपॉर्टेंट केस को छोटे छोटे कवर करने की कोशिश करी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े आराम से लगभग सारे क्वेश्चन नीट के कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, मौज में रहें। लव यू हमसे।